नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ठीक 4 बजे हिंदुस्तान हमारा का समय है और आज मुद्दा है मुबारक हो महागठबंधन तुमको। जी हां, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए सबसे बड़ा रण यूपी में तैयार हो गया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के लिए रणभेरी बज गई है। एसपी बीएसपी ने गठबंधन बनाकर कांग्रेस से किनारा कर लिया तो कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनावी मैदान में कूदने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 50% वोट बैंक से जंग जीतने का दावा किया तो कांग्रेस ने दावा किया कि 2019 में वो सबको चौंका देगी। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे नतीजे आएंगे कि सब हैरान रह जाएंगे। आखिर कौन जीतेगा 80 सीटों की ये लड़ाई, इस पर हम बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पैनल पूरा जुड़ चुका है हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर रिपोर्ट पर। उन्नीस में कौन पड़ेगा 20, इसकी बिसात देश के सबसे बड़े रण क्षेत्र में बीत चुकी है। 24 घंटे के भीतर जो तस्वीर सामने आई है वो ये कि 80 सीटों की लड़ाई आमने सामने नहीं बल्कि 3 सेनाओं के बीच होने जा रही है और तीनों के सेनापतियों का दावा है कि उनके तरकश में वो तीर है जिसका निशाना सीधे दिल्ली की सत्ता है। देश और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक छत्र राज कर रही बीजेपी ने हुंकार भरी है। अब की बार फिर मोदी सरकार। दावा किया है कि यूपी में इस बार जीत 2014 से भी ज्यादा प्रचंड होगी। तब 73 जीते थे और अब की बार 74 जीतेंगे। अगर कोई रोक सके तो रोक ले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। उसमें बांटकर मायावती और अखिलेश दिल्ली में मोदी की राह रोकने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफर नहीं होता है और वह ज़्यादातर बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों को ही चला जाता है। जिस यूपी से राहुल और सोनिया गांधी कांग्रेस की पुश्तैनी राजनीति करते रहे हैं, वहीं की जमीन पर गैर कांग्रेसी मोदी विरोधी महागठबंधन बनने से कांग्रेस के होश फाख्ता हैं। लेकिन दावे ऐसे कि सुनने वालों के होश उड़ जाए। एकला चलो की तैयारी है, लेकिन ऐसे फॉर्मूले के साथ लड़ेंगे जो सबको चौंका देगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने थोड़ा गलत भी बोला, मगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये हमारा तरीका है। हम प्यार से राजनीति करते हैं, मगर फिर हम अपनी जगह बनाएंगे। अब हमें भी यूपी में एक्शन लेना है, हमें भी चुनाव स्ट्रेंथ से लड़ना है, एग्रेशन से लड़ना है और वो हम करेंगे और नतीजा लोगों को सरप्राइज करेगा। राहुल के हाथ अलादीन का ऐसा कौन सा चिराग लगा है जिसका खुलासा करने गुलाम नबी मैदान में उतरे और उसी फॉर्मूले का इशारा किया जिसने 2009 के चुनाव में यूपी में दिलाई थी 21 सीटें। कांग्रेस ने दावा किया कि सेक्युलर वही हैं और इस विचारधारा के साथियों को साथ लाने के लिए वो तैयार हैं। हम सब ने ये चैलेंज कबूल किया है और उसी दृढ़ता से, उसी मजबूती से हम उत्तर प्रदेश की भी 80 की 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी तैयारी पूरी है। और जिस तरह से हमने एक आश्चर्यजनक रिजल्ट 2009 में पार्लियामेंट में दिए थे, सबसे ज्यादा नंबर 1 पार्टी बढ़कर उस वक्त कांग्रेस पार्टी आई थी लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर। बीएसपी, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, उन तीनों के जो सीटें थी लोकसभा में हमसे कम थी। मुझे पूरा विश्वास है कि उससे तिगनी नहीं तो उससे दुगनी सीटें जिस वक्त उस वक्त मिली थी, हम अकेले अपने दम पर उसी लगन से करेंगे। लड़ाई 80 की है, जो जीतेगा वो सिकंदर होगा। लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी हो या विरोधी, जंग एक ही नाम पर होगी और वो नाम है नरेंद्र मोदी। ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं।
लेकिन हिंदुस्तान क्या चाहता है, ये काफी हद तक 80 की इस लड़ाई पर तय होना है, क्योंकि जिसने यूपी जीता वही बनेगा दिल्ली में सिकंदर। सभागार में पधार चुके हैं। तो दिल्ली का सिकंदर बनने के लिए यूपी से जो रास्ता गुजरता है, वहां पर कितने रोड़े, कितने अड़चन और इस गठबंधन में कितना दम है, और जो मोदी बार बार कहते हैं कि ये मोदी वर्सेस ऑल है, उसकी भी हम करेंगे पड़ताल आज की इस चर्चा में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता राजीव त्यागी जी हैं, और साथ ही बीएसपी की ओर से हमारे साथ जितेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी की ओर से घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम खास मेहमानों। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल मेरा बीएसपी से है, और क्योंकि समाजवादी पार्टी से अभी कोई पहुंचा नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए जितेंद्र जी, क्योंकि अब तो सपा बसपा साथ साथ है। जी, हमको तो किसी चीज की मुश्किल है नहीं। हमने अपना सारा जो भी ध्यान केंद्रित करना था इस पे, गठबंधन पे, बहुत सोच विचार कर हमने अपना गठबंधन कर लिया है। और ये सही बात है कि हमने अपना प्रोज एंड कॉन्स देखा, अपना नफा नुकसान देखा, और उसके हिसाब से अपना गठबंधन हमने कर लिया। ये सही बात है कि कांग्रेस को अपना अलग चुनाव लड़ने का अब पूरा अधिकार है। जितेंद्र जी, मायावती का मैं एक पुराना नारा आपको याद दिला रही हूँ, और उसके बाद फिर आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। ये मैं इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता का भी, क्योंकि घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसलिए अब मैं आपसे ये नारा पूछती हूँ। मायावती ने एक नारा दिया था, चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगा हाथी पर। कल तक जो समाजवादी पार्टी के नेता मायावती को गुंडे नजर आते थे, क्या अब वो गंगा नहा लिए हैं? अब हम इसे अलायंस ऑफ कन्वीनियंस ना कहें तो क्या कहें? नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है। ये नारा दिया गया था चढ़ गुंडों की छाती पर, और उसके बाद से जब ये नारा दिया गया था, इसको बहुत टाइम हो गया, करीब 8-10 साल या 12 साल इस नारे को हो गए हैं। उसके बाद से समाजवादी पार्टी में भी कई लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, पार्टी को जोड़ा है, पार्टी से जुड़े हैं। हमारी पार्टी में भी ऐसा हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी वजह से पार्टी में प्रॉब्लम थी, उन्होंने पार्टी को छोड़ा है और नए लोग पार्टी से जुड़े हैं। अब आप देखिए कि सपा से एक धड़ा अलग हुआ है, एक अभी दूसरा एक धड़ा उनका बना है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि जो गुंडा और जो अराजकता वाली जो समस्या है वो समाजवादी पार्टी के साथ अब बिल्कुल नहीं रह गई है। ठीक है, यानी तो हमको समाजवादी पार्टी के इस नए स्वरूप के साथ आप हैं। ठीक है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है। चलिए, घनश्याम तिवारी जी, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि अगर मोदी इतने खराब हैं तो आपको गठबंधन की जरूरत क्या है? देखिए, आपने नारों की बात की। 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन इसी समय जनवरी के समय हुआ था, पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन खुद अच्छे दिन आएंगे के नारे से गूंज रहा था। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों उनका अधिवेशन समाप्त हुआ। न एक मंत्री, न एक मुख्यमंत्री, न अमित शाह, न प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत हुई ये कहने की कि कह दे कि अच्छे दिन आ गए, या ये दोहराने की कि अच्छे दिन आएंगे। जो पार्टी अपने ही नारे को अपने ही शासनकाल में ढकोसला बना दे, वो पार्टी यूं ही घबराई हुई रहती है। तो प्रधानमंत्री जी को देश के सामने जो एजेंडा रखना था, उन्होंने एजेंडा नहीं रखा। देश के प्रधानमंत्री मानते हैं कि बेरोजगारी समस्या नहीं है, इस देश में युवाओं के पास रोजगार है। उनको वो स्वप्न मुबारक, हमें वो काम करना है। हम आपसे, आपके चैनल पे कह रहे हैं, हम अच्छे दिन लाएंगे, हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे, हम इस देश में अच्छा माहौल बनाएंगे, हम रोजगार के क्या सृजन करेंगे, हम किसानों को बेहतर रास्ते दिखाएंगे, हम ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें भाई भाई से लड़े। अच्छे काम करने हैं देश की जनता के लिए, तो इस अच्छे काम की रूपरेखा में ये अच्छे लड़के बाहर क्यों हैं? आप समझ रहे हैं मेरा इशारा कहाँ है? देखिए, अगर आप मैं और आप स्टूडियो, बिल्कुल अच्छा सवाल है। मैं और आप स्टूडियो से बाहर निकलें और उत्तर प्रदेश के खेतों में, खलिहानों में, सड़कों में बात करें, और फिर देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। हम जनता की भावनाओं के अनुरूप एक एजेंडा सेट करते हैं, एजेंडा देते हैं, अपने गठबंधन बनाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, खेतों खलिहानों में एजेंडा ये है कि एक बेहतर उत्तर प्रदेश बनाना है, और वो विश्वास मायावती जी के ऊपर है, वो विश्वास अखिलेश यादव जी के ऊपर है, और उसी विश्वास को हमने एक गठबंधन की रूपरेखा दी है।
तो हम उस जनता के विश्वास को अपना गठबंधन मानते हैं। इस गठबंधन पर अलग अलग लोग अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विश्वास को गठबंधन का रूप दें। ठीक है, अच्छा देश बनाना है, अच्छा यूपी बनाना है, लेकिन राजीव त्यागी जी, सवर्ण वोट बैंक ये कहा जाता है, राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ है, SC ST OBC BSP के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ आ जाते हैं यादव और मुस्लिम वोट बैंक। तो ये कांग्रेस के साथ ये कौन सा वोट बैंक है जिसके दम पर आप ये कहते हैं कि 2009 वाला इतिहास एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी दोहराएगी? मीनाक्षी जी, निश्चित रूप से 2009 में जो आपका प्रश्न है वही उसका जवाब है कि स्वर्ण बैंक आप कह रही हैं, स्वर्ण वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, OBC वोट समाजवादी पार्टी के साथ है, दलित वोट आप कहती हैं बसपा के साथ है। फिर 2009 में कांग्रेस पार्टी को किस तरह से 21 सीट मिली और 22वीं सीट उपचुनाव में हम कैसे जीत गए? हाँ, नहीं, मैं राजनीतिक पंडितों का जवाब दे रहा हूं, मैं तो आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, राजनीतिक पंडितों को जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैंने 2017 में भी जिस वक्त गठबंधन का दौर चल रहा था समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, तब भी टेलीविजन पे ये कहा था कि दोनों दलों को इससे नुकसान होगा, और नुकसान हुआ, दोनों दलों को नुकसान हुआ। देखिए, मैं आज फिर कहता हूं दोबारा से कि 2019 में आगामी लोकसभा चुनाव में अगर हम अकेले लड़ रहे हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। कांग्रेस के कैडर को 80 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा और हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में, मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में चौथे नंबर पे है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे आएगी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि हमारी जो राजनीति विकास की राजनीति है, और हम चाहते थे कि सपा बसपा भी हमारे साथ आए, क्योंकि पैन इंडिया 2 ही पार्टी हैं जिनके प्रेजेंस है, विशेष रूप से कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, जिनके इर्द गिर्द ही सारा क्या नाम उसका गठबंधन पार्टनर्स आ सकते। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी और मुझे कांग्रेस पार्टी जैसा मायावती कह रही थी कि उनके वोट बैंक से जो है छिटक कर वोट बैंक आपके पास आ जाता है, तो सवाल तो ये भी उठता है कि अब आप सपा बसपा का वोट बैंक से सेंधमारी करने वाले हैं, या फिर वो एनडीए की जो ये गठबंधन का स्वरूप होगा उसकी पाइपलाइन में आप छेद करने वाले हैं? मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, जब मोदी जी ये कहते हैं कि ये मोदी वर्सेस ऑल चुनाव है, वैचारिक युद्ध है 2019 का चुनाव, तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती है। वो समझ में इसलिए नहीं आती है, अब मैं आपको आंकड़ों के साथ बताती हूँ। बिहार में 40 सीटें हैं जहां पर एक तरफ आरजेडी का गठबंधन है। प्रेम शुक्ला जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, तो बिहार में 40 जी बिहार में एक तरफ मोदी जी, नीतीश और रामविलास जी का गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और छोटे दलों का गठबंधन है। यहाँ तो गठबंधन वर्सेस गठबंधन है। अब हम यूपी में आ जाएं, एक तरफ सपा बसपा का गठबंधन है, कांग्रेस अलग है, वहीं बीजेपी भी तो अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ है। तो ये मोदी वर्सेस ऑल की नीति जरा समझ में नहीं आती है। जी मीनाक्षी जी, बहुत स्पष्ट तौर पर आदरणीय अध्यक्ष जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्पष्टता की है इसकी। 25 की बजाय हमारे पास 33 गठबंधन के साथी है, तो हमारे गठबंधन का आकार भी बड़ा है, लेकिन हमारे गठबंधन में हर किसी में स्पष्ट है कि गठबंधन का नेता कौन हो। तो नेतृत्व के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व गठबंधन के सारे साथियों को स्वीकार है। दूसरी तरफ ये गठबंधन तो है, महागठबंधन की बातें तो हो रही हैं, लेकिन नेता कौन? अभी कल ही आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी से एक प्रश्न पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री किसको कहेंगे, तो कहा सबको पता हम किसको प्रधानमंत्री। उनके बगल में सुश्री मायावती बैठी थी, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया। तो समाजवादी पार्टी को भी स्पष्टता नहीं है कि वो प्रधानमंत्री किसको मानेंगे। ममता बनर्जी किसको प्रधानमंत्री मानेंगी, स्पष्टता नहीं है। बीजू पटनायक किसको प्रधानमंत्री मानेंगे, स्पष्टता नहीं। टीआरएस किसको प्रधानमंत्री मानेगी, स्पष्टता नहीं है। तो जो आदरणीय मोदी जी का विरोध करने वाला गठबंधन है, उसके नेतृत्व और नीति का पूरा अभाव है। सर, बीजेपी से सवाल तो ये भी है कि 43 से आप शुरू हुए थे, 13 आपके बिछड़ गए हैं, तो सहयोगियों की जरूरत बीजेपी को भी है, लेकिन कोई कोई सहयोगी अगर आपसे छिटक के दूर हो जाते हैं तो गलती कहां पर है? बीजेपी क्या इस पर भी मंथन कर रही है? क्योंकि महामंथन बीजेपी का हुआ है, संख्या बढ़ाई भी है, 2 दिन का ये महामंथन हुआ है, तो सहयोगियों को साथ लाने के लिए जो मोदी ये कहते हैं, अटल जी का नाम लेते हैं, आडवाणी जी का नाम लेते हैं, अब वो नाम लेने की क्यों जरूरत है? प्रेम शुक्ला जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन घनश्याम तिवारी जी, बहुत ही सीधा सधा हुआ सवाल प्रेम शुक्ला जी ने आपसे पूछा है, क्या मायावती पीएम फेस है आपके लिए?
देखिए, हमने स्पष्ट कहा है, पहली बात तो प्रेम शुक्ला जी के सवाल में ये स्पष्टता भी है कि देश को एक नया प्रधानमंत्री चाहिए। अखिलेश यादव जी ने अनेक मंचों से ये कहा है कि द नेशन वांट्स अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और देश इन जुमलों से थक गया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी भी थके हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हमने हमेशा कहा है कि ये 2019 का जनादेश तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। उत्तर प्रदेश हमेशा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और जो अखिलेश जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा वो हमेशा स्वागत करेंगे। मैं अखिलेश यादव जी को कोट करके वही बता रहा हूँ, अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं हूबहू उनकी बात को रख रहा हूँ आपके सामने कि उन्होंने कहा है कि उन्हें हमेशा इस बात का स्वागत रहेगा कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हो। तो आप ये कह रहे हैं यानी मायावती होंगी अगली प्रधानमंत्री? अगर उत्तर प्रदेश से जाता है कोई चेहरा राष्ट्रीय फलक पर तो वो मायावती होंगी? हमने कहा है कि 2019 का जनादेश तय करेगा और हम इस बात का स्वागत करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा। चलिए राजीव त्यागी जी, अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा, कम से कम वो ये तो तय कर रहे हैं, नाम भले वो किसी का ना ले रहे हो। यहाँ राहुल गांधी को कोई प्रधानमंत्री अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये गठबंधन कैसे आप तैयार करेंगे, जिसके दम पर राहुल गांधी हमेशा से कहते आए हैं कि राज्यों में हराया है, 2019 में भी हराएंगे। ये हार कैसे होगी मोदी की और कौन होगा चेहरा? मीनाक्षी जी 2004 में जिस वक्त सब इंडिया शाइनिंग की बात करते थे, फील गुड फैक्टर की बात करते थे, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 जुमले हुआ करते थे, उस वक्त हमारा कोई नेता नहीं हुआ करता था और हमने सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से हमने 11 सीट प्राप्त की उस चुनाव में। तब भी हमारा सपा बसपा से कोई गठबंधन नहीं था। 2014 में हमने 21 सीट प्राप्त करी, तब भी हमारा कोई सपा बसपा से कोई गठबंधन नहीं था। 2009 में, और 2009 में सभी पार्टियां चुनाव में हार गई और पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी को तभी तो राजीव त्यागी जी मैं कांग्रेस से ये सवाल पूछ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का आप मैदान में बीजेपी का वोट काटने के लिए उतरेंगे या फिर आप सपा बसपा का वोट काटने के लिए उतरेंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद जवाब मैं लूंगी राजीव जी आपसे। इससे पहले कि राजीव त्यागी मैं आपसे पूछूं कि किसके वोट बैंक में कांग्रेस सेंधमारी करने की तैयारी में है, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी ये जरा बताएं, हमारे दर्शकों को समझाएं। जब अमित शाह ये कहते हैं कि 73 से बढ़कर 74 वोट सीट जीतेंगे, बीजेपी कामयाब होगी, तो सवाल ये भी उठता है विरोधियों की ओर से कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं बीजेपी वाले। नहीं, ये तो इस तरह के सवाल लोग जब हमने 272 प्लस का नारा दिया था 2014, तब भी विपक्षियों ने इसी तरह की तल्ख टिप्पणियां की थी, लेकिन परिणाम आपने देखा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गोत्र जाति वंश की राजनीति को समाप्त करके सामान्य लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का कार्य किया है, जिस तरह सामान्य व्यक्ति गरीब के घर में एलपीजी गैस पहुंचाया है, गरीब के घर को शौचालय दिया है, गरीब के घर को बिजली पहुंचाई है, गरीब के घर को आयुष्मान योजना के तहत उसको बीमारी ठीक करने का, आप मुझे 70 वर्षों में बताइए ना, किसी की जात पूछ कर दिया, किसी का गोत्र पूछ कर दिया, किसी का धर्म पूछ कर दिया। तो शमसुद्दीन भी हमारे साथ हैं, गरीब आदमी भी हमारे साथ है। गरीबी को हटाने का काम किया आपने, गरीबी बनाए रखने का काम किया आपने। एलपीजी सिलेंडर, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ बीजेपी ने गरीबों तक पहुंचाया और कांग्रेस ने 70 सालों तक गरीबी बनाए रखने का काम किया। देखिए, मेरे मित्र ने जो बात कही उस पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन पहले आपके प्रश्न का जवाब दे देता हूं। आपने प्रश्न किया था कि क्या कांग्रेस वोट काटेगी या वोट काटती रही है। हमने किसी के वोट नहीं काटे। हमारा वोट निश्चित रूप से प्रगतिशील समाजवाद का वोट है, हमारा वोट विकास का वोट है, हमारा वोट धर्मनिरपेक्षता का वोट है, हमारा वोट हर उस बात के लिए है जो सच्चाई के लिए जानी जाती है। और उत्तर प्रदेश में हमने बहुत बेहतर प्रदर्शन 2009 में किया था। 2014 में सब हार चुके, मैंने कहा था, अब फिर कह रहा हूं 2014 में सभी हार गए थे कि 2019 में कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करेगी, इसमें कहीं कोई दुरानी पहली बात। आप प्रेम शुक्ला जी की बात का बाद में जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब आपने कहा कि समाजवाद का वोट आपके साथ है, तो जरा घनश्याम तिवारी जी ये बता दें, भाई आपका वोट भी कांग्रेस के साथ है, तो क्यों कांग्रेस आपसे अलग है? नहीं, सुनिए, आप मिस्टेकन कर रही हैं। नहीं, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ राजीव जी। चाहूंगा प्लीज, घनश्याम तिवारी जी को समझने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन से कांग्रेस को बाहर रखा है। तो घनश्याम तिवारी जी, अगर आपने कांग्रेस को अपने गठबंधन से बाहर रखा है तो वोट आपके भी कट सकते हैं, बीएसपी के भी वोट कट सकते हैं। क्या डर नहीं है सपा बसपा को? घनश्याम तिवारी जी जल्दी से एक जवाब।
तो जो गठबंधन हमने बनाया है, मैं पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश की जनता की बुलंदी है, उनका जो किसान हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सब एकजुट होकर के चाहते हैं कि देश को एक बेहतर विकल्प मिले और उसकी बुनियाद उत्तर प्रदेश बने। हमने उस जनता की आवाज को अपने गठबंधन का स्वरूप दिया है। कोई भी पार्टी ये मान सकती है कि उसके पास जनता का वोट है, लेकिन अंत में जब चुनाव आता है तो उससे तय होता है कि जनता किसके साथ खड़ी होती है। आपकी बातों से घनश्याम तिवारी जी लगता है जो अखिलेश यादव का स्टैंड कल कॉन्फ्रेंस के दौरान था ना, वही आज आपका स्टैंड इस डिबेट के दौरान भी है। मायावती ने चुन चुनकर कांग्रेस पर हमले किए, बोफोर्स को भी याद दिला दिया, लेकिन अखिलेश यादव चुप रहे थे कांग्रेस पर। और राजीव त्यागी, इससे तो आपको खुश होना चाहिए कि बीएसपी नहीं, सपा तो कम से कम आपके साथ है। एक राजनीति की है, काम बोल पहले मैं चलिए घनश्याम जी आप पहले एक लाइन में जवाब दे दें, फिर राजीव जी बोलेंगे। पहले मैं प्लीज घनश्याम जी बोलिए। एक राजनीति हमने उत्तर प्रदेश में की है जो अखिलेश जी के नेतृत्व में की है, तो हमने वो राजनीति एजेंडा सेट करने की है। जब हमने काम बोलता है का अभियान चलाया, आज भी अगर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी जाकर के या माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं तो हमारे कार्यक्रम का करते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण शहर में जाते हैं, चाहे आगरा में जाए, इलाहाबाद में जाए, हमारे कार्यक्रम का। आज अगर प्रयागराज में, इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है, अर्ध कुंभ हो रहा है, सरकार खुद कंफ्यूज है, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं है। हमने जो कुंभ का कार्यक्रम किया था उसे दुनिया भर में पढ़ा गया, उसकी दुनिया भर में सराहना हुई। वो तो सही बात है, एसपी के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तभी केवल 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं कि वहां पर अपना कोई पार्टी की ओर से कोई कैंडिडेट अमेठी रायबरेली से नहीं उतारा जाएगा। अब राजीव जी आप जवाब दें। देखिए, सबसे पहले मैं जवाब देता हूं। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि इन्होंने सिलेंडर बांटे, मेक इन इंडिया किया, बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई। तो हमारे मित्र, वो योजनाएं तो राजस्थान में भी होंगी, मध्य प्रदेश में भी होंगी, छत्तीसगढ़ में भी होंगी। वहां क्या आप योजना लागू करना भूल गए थे? वहां कांग्रेस की सरकार बनी पहली बार। अब मैं गठबंधन की राजनीति पे आता हूँ, के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। प्रेम शुक्ला जी, जब आपकी बारी है जब बोलिएगा ना, जब आपकी बारी है जब बोलिएगा। मीनाक्षी जी की डिबेट करने दीजिए प्लीज मुझे। जब आपकी बारी है जब बोलिएगा, मैं कंप्लीट कर दूं। मीनाक्षी जी, 2019 के चुनाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं सभी दलों का, देश के जितने भी दल हैं, सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि सब दल अपने अपने नीति और कार्यक्रमों पर चुनाव लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमारा सवाल है कि 2014 में जो आपने वादे किए थे, मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, उसमें से कितना लागू किया, ये बता दीजिए। दूसरी बात, आपने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का जिक्र किया, तो बहुत स्पष्ट कह दूं, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीलन लुट लई गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो अर्जुन के वही गांडीव थे, वही तीर थे, उसके बाद भी अर्जुन भीलों से जो है ना, क्या नाम उसका, हार गए थे। तो ये 2014 में सभी हार गए। 19 में चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन पे होगा। भारतीय जनता पार्टी का शासन उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी है। क्या ये सत्य नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में करीब 32% अपराध में वृद्धि हो गई है? बीजेपी को थोड़ा तो डरना चाहिए, क्योंकि बसपा प्रत्यक्ष तौर पर और कांग्रेस बाहर से पूरी चुनौती बीजेपी के लिए खड़ी कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जवाब देने का पूरा मौका आपको मिलेगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी के बाद क्या कांग्रेस को बिहार से भी झटका लगने वाला है। क्या बिहार में तेजस्वी यादव भी छोड़ेंगे राहुल गांधी का हाथ? वेलकम बैक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अब से कुछ देर बाद लखनऊ में मायावती और अखिलेश यादव से मुलाकात करने वाले हैं। यूपी में महागठबंधन के ऐलान के बाद ये मुलाकात कांग्रेस की परेशानी को बढ़ा सकती है। दरअसल अखिलेश और मायावती से मुलाकात से पहले तेजस्वी यादव ने जो संकेत दिए हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या अखिलेश और मायावती के बाद तेजस्वी यादव बिहार में राहुल गांधी का साथ छोड़ सकते हैं? सबसे पहले आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सवाल पर क्या कहा। कांग्रेस के लिए छोड़ा है रायबरेली और अमेठी, जहां से मैडम सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण जो समय की जो मांग थी, जिस प्रकार से गठबंधन हुआ, और यूपी में अगर आप देखे होंगे परिणाम बाय इलेक्शन का भी, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी जो है अलग से चुनाव लड़ी थी और बसपा और सपा मिलकर के चुनाव लड़ने का काम किया था, गोरखपुर और फूलपुर का, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। राजीव जी, तेजस्वी यादव को सुन लिया होगा आपने।
बड़े रोड़े हैं इस राह में। देखिए, बहुत स्पष्ट मीनाक्षी जी मैं कहना चाहता हूं, मीनाक्षी जी उसी व्यक्ति से जिंदगी सवाल पूछती है जो चलना जानता है, हर मोड़ पे जिंदगी सवाल पूछती है। उसी व्यक्ति से बात होती है जो मुस्कुराता है विपरीत परिस्थितियों में, वही जिंदगी को गले लगाता है, वही जीत हासिल करता है। मैं बहुत स्पष्ट तो गले लगा रही है, लेकिन सहयोगी गले लगाने से कतरा क्यों रहे हैं, यही तो सवाल है। भाई, देश के नागरिक अगर हम कांग्रेस पार्टी को गले लगा लेंगे तो सबसे बड़ी चीज तो हमारे लिए यही है। प्रजातंत्र में तो नागरिक वोट करते हैं, उसी के आधार पर आप पार्टी जीतती और हारती हैं। मैंने कहा ना, हम 54 साल शासन में रहे, लोगों ने जिताया होगा। 2019 में बहुत स्पष्ट कर देता हूं, हम शासन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सेवा की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस सेवा करना चाहती है। यूपी उपचुनाव में अकेले लड़कर हारी कांग्रेस। अब आप जवाब दें। तो एक दोहा पढ़ देता हूं, तुलसीदास जी का दोहा पढ़ देता हूं, उससे जवाब मिल जाएगा आपको। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। तो कांग्रेस हर चीज में, हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना जानती है। कांग्रेस के पास विद्या भी है, विवेक भी है और विनय भी है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, जो साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से, उसके कुशासन से, उसके झूठ से, जुमलों से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और हमें फक्र है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, जो सत्य की राजनीति करते हैं, जो किसान की राजनीति करते हैं, जो नौजवान की राजनीति करते हैं, और उस हर पत्रकार की राजनीति करते हैं, जो सत्य दिखाना चाहता है। सहयोगी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाना है या नहीं जाना है। घनश्याम तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। देखिए मीनाक्षी जी, एक बात स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से गूंज उठी, उसमें देश के लिए कोई नए आइडियाज नहीं थे। आज भी अगर प्रेम शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं और मैं उनसे पूछूं कि आपके कौन से 4 बड़े नेताओं ने कौन से 4 बेहतर आइडियाज अगले 4-5 सालों के लिए दिखाए हैं, तो उन्हें शायद जवाब नहीं मिलेगा। मैं ये सिर्फ उनकी जानकारी के लिए नहीं पूछ रहा, मैं बता रहा हूँ धर्रा क्या है। धर्रा ये है कि देश को एक बेहतर एजेंडा चाहिए। हो सकता है आपके पास जवाब हो, हो सकता है आपके पास जवाब हो, आप लोग बोल के बाहर जाते हैं, उत्तर नहीं सुनते, इसलिए धर्रा देश को एक बेहतर एजेंडा चाहिए। पूछ रहे कांग्रेस के संदर्भ में, आप बोल रहे हैं भाजपा के संदर्भ में, तो यही बता रहा है कि समाजवादी पार्टी आरजेडी के पास कोई एजेंडा चाहिए, और वो एजेंडा तमाम पुरानी सरकारों से बेहतर होना चाहिए। सवाल यही तो है कि अगर सबके पास एजेंडा है तो क्या सभी का, अगर एक ही एजेंडा है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तो एक एजेंडा वाले एक साथ क्यों नहीं है? यही तो सवाल है। प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दें, उसके बाद फिर मैं जितेंद्र जी का रुख करूंगी। देखिए, एजेंडा ये नहीं कि बीजेपी को सत्ता से हटाना है, देश को एक बेहतर एजेंडा देना है, एक बेहतर भारत बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और जुमले की पार्टी है इनका कहना है। भारत को हम बनाएंगे। अरे सुन लीजिए तिवारी जी, सुन लीजिए, हो गया। अब तिवारी जी सुन लीजिए, अब हो गया आपका। इन्होंने पूछा कि जुमले वाली गरीबी हटाओ, इनका जुमला 1971 का था, 72 का, 2014 तक गरीबी नहीं, और हम लाभार्थियों की सूची दे रहे हैं। पंडित जी, हम गरीबों की गरीबी को दूर करने के संदर्भ में हमारे क्या प्रयास है, सूची है। हमने शौचालय का निर्माण किया तो गरीबी दूर की, हमने जो है स्वास्थ्य कार्ड दिया तो गरीबी दूर की, हमने 12 रुपए में इंश्योरेंस दिया तो गरीबी दूर की, हमने अगर लोगों को जो है, अगर अरे भैया लीस्ट सूची दे रहे हैं, एलपीजी गैस की सूची दे रहे हैं लाभार्थियों की, बीमे की सूची दे रहे हैं लाभार्थियों की, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं तो सूची दे रहे हैं लाभार्थियों की, तो लगातार जिस तरह विद्युत दे रहे हैं तो गरीबी दूर करने की सूची दे रहे हैं। किसके घर में बिजली लगी सूची है, किसको एलपीजी गैस का कनेक्शन मिला सूची है, किसको बीमा कार्ड मिला। अरे भाई बीच में अब क्यों बोल रहे हैं? अब कहां चला गया? अब तो हमको समझा रहे थे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो आप बताइए कृपा करके कि गरीबी दूर करने का इतना शाश्वत और जो है सार्थक प्रयास 1952 के पहले चुनाव से लेके 2014 के चुनाव तक जिन किसी का घोषणा पत्र था, इससे बेहतर किसने किया? और इसी का परिणाम है कि हमने 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने जबरदस्त उसका परिणाम दिया। और अभी भी लगातार 6 राज्यों की जगह हम 16 राज्यों हमारी सरकार बनी है, सतत काम करने के कारण बनी है। प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना आपको क्या कह रही है? क्या ये देश की जनता नहीं जानती है? अपना दल आपको क्या कह रही है? क्या ये देश की जनता नहीं जानती है? मैं इस पर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव बयान दिया है। जी आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे क्योंकि अभी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी करती आई है, लेकिन अब ये गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त गठबंधन हो जाना चाहिए। क्या इस इशारे से बीजेपी को बड़ी खुशी मिल रही है?
हम उनके लिए हम क्यों खुश? हम तो अपनी शक्ति बढ़ रही है उसके लिए प्रसन्न होंगे ना। उनकी दशा सपा बसपा एक साथ हो जाए हमको क्या करना है, सपा बसपा कांग्रेस साथ हो जाए हमको क्या करना है, ये उनको तय करना है कि दो युवकों का जोड़ा जो पसंद था वो क्यों दोनों एक दूसरे का मुंह अब नहीं देखना चाहते। वो 2 सीटों को छोड़कर कांग्रेस मोदी जी के भाषण शायद आप नहीं सुनते हैं। मोदी जी कहते हैं कि ये सारे एक हो जाएं, ये सारे एक हो जाएं। मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं। बहरहाल राजीव जी कह रहे हैं सारे एक हो जाएं, तो हम कह रहे हैं जी, हम तो कह रहे हैं सारे एक हो जाएं। एक मैंने बड़े धैर्य से हमको कोई परेशानी नहीं है, पंडित जी एक नहीं हो सकते क्योंकि उनकी अपनी परेशानी है। बड़े धैर्य से सुना। प्रेम शुक्ला जी अब मेरी 2-3 चीजें मान लीजिए आप, हमें मौका दीजिए बोलने का। ये बोले चले जा रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा इससे। क्विंट में कल से जब से गठबंधन हुआ है और इनके भाजपा का जो अधिवेशन चल रहा था, मोदी जी की हालत और अमित शाह जी की हालत देखी आपने। अमित शाह जी अपने भाषण में कम से कम 13 बार गठबंधन उनके सर पे चढ़ा हुआ है। और मोदी जी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने बोला, सुन लो इनको, आज गठबंधन आपके सिर पे चढ़ा हुआ है। गठबंधन मुलायम सिंह यादव भी जो है अखिलेश सिंह के साथ नहीं मजबूर कर दिया है। और वैसे अखिलेश सिंह यादव के पिता श्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी इस गठबंधन में साथ नहीं है। देयर इज नो डिलीवरी एट ऑल, सब झूठ, सारे झूठ। आप आपकी झूठ से कान पकड़े, वो तो पूछ रहा हूँ ना। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी क्या श्री अखिलेश सिंह यादव के गठबंधन के समर्थन में एक छोटा सा प्रश्न है झूठ, और जिनके पिताश्री भी इस गठबंधन में साथ नहीं है, तो मोदी जी को वो कह रहे हैं कि हमारे साथ सब परेशान है। क्यों इतना पड़ता है? जितेंद्र जी इनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जितेंद्र जी अच्छा काम किया है तो अपने घर में बैठिए, जितेंद्र जी बैठिए। आपको पता है बीजेपी की खुशी का कारण क्या है? बीजेपी की खुशी का कारण ये है कि जब तक समाजवादी पार्टी और समाज पार्टी की निजी महत्वाकांक्षा है तब तक बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है। और तभी प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि अभी सपा बसपा का गठबंधन हुआ है, कांग्रेस भी साथ आ जाए तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये गठबंधन निजी महत्वाकांक्षाओं का गठबंधन है। जितेंद्र जी अब आप जवाब दें, इस प्रश्न का ही उत्तर दे दें। तो 51% पे तो उन्होंने पहले ही हार मान ली, क्योंकि सपा और बसपा का जो गठबंधन है वो 75% वोटों के लिए लड़ेगा। आपके अध्यक्ष ने हार 51% का टारगेट रख के पहले ही हार मान ली है। और आपके अध्यक्ष को ऐसा बांध देंगे। चलिए 75% सपा बसपा के पास, यानी बीजेपी जो कह रही थी कि 50% वोट के लिए वो लड़ेंगे, वो 50% नहीं होगा प्रेम शुक्ला जी, वो 35 तक ही रह जाएगा। राजीव त्यागी जी अब आप बोलें। हम तो 75 हमारा ख्वाब देखने का अधिकार है। ठीक है, एक करके राजीव त्यागी। प्रेम शुक्ला जी से मेरा यही निवेदन है, प्रेम शुक्ला जी कृपया अपने मैनिफेस्टो को पढ़िए। क्या ये सत्य नहीं कि किसान की आंखों से आपने आज तक आंसू नहीं पोंछे? क्या ये सत्य नहीं कि 100 नई स्मार्ट सिटीज आप नहीं दे पाए? क्या ये सत्य नहीं कि 2 करोड़ लोगों को आप रोजगार नहीं दे पाए? क्या ये सत्य नहीं कि देश में जिस तरह से आपने वादे किए थे अन्य सारे विषयों पर रोजगार दिया 13 करोड़ को आप न 15 लाख रुपए दिए? क्या ये सत्य नहीं कि राफेल लड़ाकू विमान में प्रधानमंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार किया? क्या ये सत्य नहीं कि प्रधानमंत्री महोदय जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, समाज पार्टी इस वक्त बीजेपी से रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, तो बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है? बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी, राजीव त्यागी जी, घनश्याम तिवारी जी और साथ ही जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हिंदुस्तान हमारा में।